तो दोस्तों हम आ चुके हैं स्क्रीन पर। पहले आपको हमने ये फर्स्ट एड इन कॉमन इमरजेंसी कंडीशंस की डायग्नोसिस तक बता दिया था, वो कि व्हाइट बोर्ड की सहायता से बताया था, लेकिन अब हम स्क्रीन की सहायता से आपको बताएंगे। फर्स्ट एड आज बताने वाले हैं, फर्स्ट एड इन कॉमन इमरजेंसी कंडीशंस, यानी कि हम स्टार्टिंग से आज फिर से स्क्रीन के द्वारा आपको ये फर्स्ट एड इन कॉमन इमरजेंसी कंडीशंस क्या क्या होती हैं सब कुछ बताने वाले हैं। तो आज का टॉपिक दिखाई दे रहा होगा आपको, फर्स्ट एड इन कॉमन इमरजेंसी कंडीशंस। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं हम। ये हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स। After completing this unit, you will be able to list the factors causes assessment for common emergency conditions. Explain first aid measures for common emergency conditions. Manage the persons in need of common emergency conditions. इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि फर्स्ट एड किस किस को दे सकते हो, फर्स्ट एड में सबसे पहला काम क्या है ये इसमें बताया जाएगा। मैनेज द पर्सन इन नीड ऑफ कॉमन, यानी फर्स्ट एड में किस चीज़ की, यानी सबसे पहले किसी पेशेंट को इमरजेंसी कंडीशन में किस चीज़ की आवश्यकता होती है, कैसे अटेंड करते हैं पेशेंट को, या मेडिकल किसी पर्सन को कैसे अटेंड करते हैं, ये सब भी इस वीडियो के माध्यम से और इस स्क्रीन के माध्यम से बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे आता है फर्स्ट एड इन कॉमन इमरजेंसी कंडीशन। फर्स्ट एड आर इमीडिएट प्रिवेंटिव एंड थेरेप्यूटिक मेजर्स टेकन टू हेल्प एन एक्सीडेंट विक्टिम और ए पर्सन विद एक्यूट इमरजेंसीज। फर्स्ट एड ऐसी इमरजेंसी है जो कि उसको इमीडिएट प्रिवेंटिव करना होता है, ये जो कि एक्सीडेंटल विक्टिम यानी किसी भी एक्सीडेंटल पेशेंट को दी जाती है। ठीक है दोस्तों, सॉरी कुछ दिखाई आप दिखाई दे रहा है आपको, है ना, थोड़ा सॉरी। ठीक है, फर्स्ट एड आर इमीडिएट प्रिवेंटिव द थेरेप्यूटिक मेजर्स टेकन टू हेल्प एन एक्सीडेंट विक्टिम फॉर ए पर्सन विद एक्यूट इमरजेंसीज। द मेजर्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द इंजरी और डिजीज। अर्ली असेसमेंट ऑफ इमरजेंसीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेकिंग ए प्रॉम्प्ट एक्शन। ठीक, इसमें क्या है कि कोई भी एक्सीडेंटल विक्टिम है या कोई भी एक्सीडेंटल पेशेंट है, उसको हम तुरंत इमीडिएट प्रिवेंटिव करते हैं। किसी की नाक से खून तो नहीं बह रहा, किसी मुंह से खून तो नहीं बह रहा, वो सब असेसमेंट करते हैं, ये नहीं लग गए। पहले सबसे पहले एयरवे, पेशेंट का एयरवे देखेंगे, एयरवे क्लीन है या नहीं है, सांस ले रहा है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें उसके ऊपर आप एक्शन, सबसे पहले एक्शन लेना पड़ता है। अब आती कॉमन इमरजेंसी कंडीशन एंड डिजीज। कॉमन इमरजेंसी कंडीशन एंड डिजीज यहाँ तक हम पहले बता चुके थे आपको बोर्ड के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, बोर्ड के माध्यम से हम आपको बता चुके थे, तो अब हम स्क्रीन के माध्यम से आपको बता रहे हैं, स्लाइड के माध्यम से आपको बता रहे हैं। कॉमन इमरजेंसी कंडीशन डिजीज कौन कौन सी हैं? हाई फीवर, लो ब्लड शुगर, माइनर इंजरी, फ्रैक्चर्स, फेंटिंग, वाइट्स, वर्निंग, ब्लीडिंग, शॉक, स्ट्रोक, चोकिंग, सीजर्स, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, RTA भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, पॉइजनिंग, ड्राउनिंग, फॉरेन बॉडीज। ठीक है, इन सब सारी डिजीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे।
ये सारी कॉमन इमरजेंसी कंडीशंस एंड डिजीज हैं। हाई फीवर, हाई फीवर सॉरी, थोड़ा स्क्रीन बोल रहा है। हाई फीवर ऑल्सो नॉन एज पायरेक्सिया, ठीक है। इसमें पायरेक्सिया के बारे में जानेंगे। पर्सन्स टेम्परेचर इन माउथ इज ओवर 37.7 डिग्री सेल्सियस यानी 99.9 डिग्री फ़ारेनहाइट इज हायर फीवर, ठीक है दोस्तों। ये टेम्परेचर कितना होना चाहिए जिसको कि हम टेम्परेचर गिनते हैं, तो 99.9 डिग्री फ़ारेनहाइट से हाई हो तो उसको हम हाई फीवर बोलते हैं, यानी कि 100, ठीक है। यूजुअली कॉमन मेडिकल साइन ऑफ अंडरलेइंग कंडीशंस और एन इन्फेक्शन, ठीक है। यूजुअली कॉमन मेडिकल साइन ऑफ अंडरलेइंग कंडीशंस और एन इन्फेक्शन। कॉजेज क्या हो सकते हैं? इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकल, थ्रोट फ्लू, ये टीसी हो सकते हैं इसके कॉजेज। हीट स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है। ओवर एक्सपोजर ऑफ स्किन टू सनलाइट, यानी कि हमारा फेस रेडनेस हो सकता है। प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेन्यूस एक्सरसाइज, ठीक है, ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली हो ऐसे, यानी थकावट। प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेन्यूस एक्सरसाइज, सिलिकोसिस और एम्फेटेमाइन एब्यूज और एल्कोहल विड्रॉल, एल्कोहल की तरह ये हो सकते हैं, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाई फीवर के बारे में बात कर लेते हैं। फीलिंग कोल्ड, यानी कि उसको ठंडी जैसे महसूस होती है। व्हेन नोबडी एल्स इज शिवरिंग्स, बॉडी में जैसे सर्दी कपकपी मच सकती है, कपकपी हो सकती है, ये सिम्टम्स हैं हाई फीवर के। लैक ऑफ एपेटाइट, पेलोर, डिहाइड्रेशन, हेडेक एंड बॉडी एक हो सकता है, हेडेक हो सकती है, बदन दर्द हो सकता है। लेथार्जी एंड डिप्रेशन, वो डिप्रेशन में हो सकता है, लेथार्जी हो सकता है। लेथार्जी मतलब जैसे कि कोई रिप्लाई नहीं दे, रिप्लाई भी दे तो नाम मात्र का दे, ठीक है, कुछ पूछने पर। और स्लीपनेस हो सकता है, यानी कि उसको नींद ज़्यादा आ सकती है। स्वेटिंग्स, हॉट फ्लूइड स्किन, उसकी स्किन से स्वेटिंग हो सकती है, हॉट फ्लूइड स्किन हो सकती है, यानी उसकी बॉडी या उसकी स्किन गर्म हो सकती है। इरिटेबिलिटी, कन्फ्यूजन, डिलीरियम एंड कन्वल्जेंस। डिलीरियम माने बहकी बहकी बातें करना, डिलीरियम उसको कहते हैं जो कि बहकी बहकी बातें करता है, ठीक है। असेसमेंट ऑफ हाई फीवर इन पोटेंट एफसीएली इन चिल्ड्रन इन क्लिनिकली वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट फ्रॉम डेवलपिंग कन्वल्जन, ठीक है। फर्स्ट एड फॉर हाई फीवर। फर्स्ट एड हाई फीवर के लिए फर्स्ट एड क्या क्या होता है?
इन्फेंट एंड टोडलर यानी 0 से लेकर 3 मंथ्स के लिए। रेक्टल टेम्परेचर ऑफ 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेल्सियस और हायर, यानी इतना। रेक्टल के द्वारा अगर टेम्परेचर लेते हैं किसी भी इन्फेंट बच्चे में या टोडलर बच्चे का रेक्टल के द्वारा, गुदा के द्वारा अगर टेम्परेचर लेते हैं तो 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो, इतना हो या इससे ज़्यादा हो तो वो हाई फीवर में कन्वर्ट होता है। रेफर एवन इफ चाइल्ड डज नॉट हैव एनी अदर साइन और सिम्टम्स। ठीक है, अगर किसी बच्चे में और कोई सिम्टम्स दिखे ना दिखे, ठीक है, बट टेम्परेचर लेने पर इतना हो जितना कि ये बताया 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे ज़्यादा हो तो वो हाई फीवर में माना जाता है। रेक्टल टेम्परेचर अप टू, ठीक है, 1 से 2 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38.9 डिग्री सेल्सियस हो तो इनकरेज टू टेक रेस्ट एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड। अगर रेक्टल के द्वारा टेम्परेचर हम लेते हैं किसी बच्चे का तो 1 से 2 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है या 38.9 डिग्री सेल्सियस आता है तो उसको फर्स्ट एड के रूप में हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए बोलेंगे और फ्लूइड, ठीक है, पानी पीने के लिए बोलेंगे या कोई लिक्विड जूस वगैरह लेने के लिए बोलेंगे। रेफर इफ चाइल्ड सीम्स अनयूजुअली इरिटेबल, लेथार्जिक और अनकम्फर्टेबल। वो इरिटेबल भी हो सकता है, लेथार्जी भी हो सकता है। तो या तो अगर वो ओरल फ्लूइड ज़्यादा लेता है तो ठीक है, अगर नहीं ले पाता है, वो लेथार्जी है या अनयूजुअली इरिटेबल है तो उसको हम आईवी फ्लूइड यानी कि कैनुला डाल के उसको आईवी फ्लूइड को एडवाइज करेंगे या उसको आईवी फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा देंगे। उस आईवी फ्लूइड का भी कुछ डोज होता है जो कि बच्चे का वेट होता है उस हिसाब से होता है, वो हम आगे कुछ चैप्टरों में बताएंगे। ठीक है, तो इसको आईवी फ्लूइड दे सकते हैं अगर मुझे नहीं दे। अब आती है अबव 6 मंथ अप टू 3 इयर्स। ये तो 0 से 3 मंथ के लिए हो गया। ठीक है, अब आती है बात अबव ऑफ 6 मंथ अप टू 3 इयर्स बच्चे के लिए, टोडलर बच्चों के लिए। ठीक है, रेक्टल टेम्परेचर अप टू 102 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38.9 डिग्री सेल्सियस गिव एसिटामिनोफेन यानी मेडिसिन होती है। ये एसिटामिनोफेन मेडिसिन होती है, ये मेडिसिन का साल्ट है। यहाँ पे एसिटामिनोफेन दे सकते हैं। रेफर टू फीवर डज नॉट रेस्पॉन्ड टू मेडिकेशन विद इन 1 डे। ठीक है, ऐसे अगर बच्चे को एक दिन तक कंटिन्यू फीवर है, रेस्पॉन्ड है टू मेडिकेशन से आराम नहीं लग रहा है तो उसको एसिटामिनोफेन देंगे। ठीक है, पैरासीटामोल ये वगैरह पहले हम देखेंगे उसको
उसका 1 दिन से ज़्यादा फीवर कंटिन्यू रहता है तो एसिटामिनोफेन मेडिसिन देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। फर्स्ट एड फॉर हाई फीवर एवं 3 to 17 ईयर्स ओल्ड। ओरल टेम्परेचर अप टू, बच्चों में अब देखो पिछली स्लाइड में बताया था आपको, बच्चों का रेक्टल से ही एक्यूरेट टेम्परेचर आता है, या तो एक्जिला से लेना चाहिए या रेक्टल से लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो 3 साल से 17 वर्ष के बच्चे हैं उनका हम ओरल से ले सकते हैं, और 3 साल से कम बच्चों का हम ओरल से क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि मुंह में वो चबा सकता है, उसमें पारा होता है, टेम्परेचर में थर्मामीटर में पारा होता है, उस चबा लिया तो वो मुंह से चला जाएगा, पारा बहुत ख़तरनाक होता है। इसलिए रेक्टल से या एक्जिला से बच्चों में ज़्यादातर टेम्परेचर चेक करते हैं, एक्जिला से, ओरल से नहीं करते हैं, ठीक है। एवं 3 ईयर्स टू 17 ईयर्स ओल्ड, ओरल टेम्परेचर अप टू 102 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38.9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइबुप्रोफेन मेडिसिन देंगे। इनकरेज टू रेस्ट एंड ड्रिंक प्लेंटी फ्लूइड, और उसको इनकरेज करेंगे, उसको रिकमेंड करेंगे रेस्ट के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए, ठीक है। रेफर इफ फीवर डज नॉट रेस्पॉन्ड टू मेडिकेशन और लास्ट लॉन्गर देन 1 डे, इस मेडिसिन से अगर कोई रेस्पॉन्ड नहीं आता 1 दिन तक, इज कंपेनियन विद हेडेक, स्टिफ नेक और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फॉर अदर अनयूजुअल साइन एंड सिम्टम। 1 दिन तक ये मेडिसिन देंगे आइबुप्रोफेन। अगर उस दिन के बाद पेशेंट कोई रेस्पॉन्ड नहीं करता है मेडिकेशन से, एट लास्ट कब तक, लॉन्गर देन 1 डे, 1 दिन तक अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं करता है तो उसकी कंप्लेंट बढ़ती है विद हेडेक, स्टिफनेस मतलब थोड़ा टाइटपन, उसके हाथ पैर या गर्दन अकड़ना, स्टिफनेस बोलते हैं अकड़ने को, उसका शरीर अकड़ जाता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, उसकी ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होने लगती है, उसकी सांस लेने में कमी आती है, ठीक है। और अदर साइन एंड सिम्टम, और कोई साइन और सिम्टम्स देखे जाते हैं, है ना, देखे जाते हैं, तो क्या करना है, ये सारे साइन एंड सिम्टम देखे जा सकते हैं अगर इस मेडिसिन से। लेकिन फर्स्ट एड के बारे में बात कर रहे हैं तो फर्स्ट एड में सिर्फ आइबुप्रोफेन टैबलेट दे सकते हो आप, अदरवाइज आपके पेशेंट में 1 दिन तक आराम नहीं लगता है, वो अपने आप को अच्छा फील नहीं करता है, तो सॉरी मैंने देखा नहीं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको थोड़ा टेम्परेचर वो क्लोज करते हैं थोड़ा, बस थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है इसके, हम थोड़ा सही कर देते हैं।
सॉरी दोस्तों, करते हैं हम बात आगे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 18 ईयर्स एंड अबव। ओवरऑल टेम्परेचर अप टू 102 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38.9 डिग्री सेल्सियस होता है तो एसिटामिनोफेन, ठीक है, एसिटामिनोफेन और आइबुप्रोफेन और एस्पिरिन दे सकते हैं। ये फर्स्ट एड की बात कर रहे हैं। अगर हमारे एडल्ट पेशेंट में 18 साल से ऊपर वाले पेशेंट एडल्ट माने जाते हैं, ओरल टेम्परेचर अप टू 102 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38.9 डिग्री सेल्सियस हो तो फर्स्ट एड के रूप में उसको फर्स्ट एड हमारा क्या होगा, एसिटामिनोफेन और आइबुप्रोफेन और एस्पिरिन, यानी कि इन तीनों दवाइयों में से किसी एक को दे सकते हैं। तीनों नहीं देनी है, इन तीनों दवाइयों में से किसी एक को दे सकते हैं। आइबुप्रोफेन और एस्पिरिन, ठीक है, और एसिटामिनोफेन, ठीक है, ये सब भी टेम्परेचर डाउन करने की मेडिसिन्स हैं, लेकिन तीनों को एक साथ नहीं देना है, सिर्फ एक ही यूज करनी है इन तीनों दवाइयों में से, ठीक है। रेफर इफ फीवर डज नॉट रेस्पॉन्ड टू मेडिकेशन, अगर पेशेंट इस मेडिसिन से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, कंसिस्टेंटली 103 डिग्री फ़ारेनहाइट या 39.4 डिग्री सेल्सियस और हायर और लास्ट लॉन्गर देन 3 डेज, अगर ये दवाइयाँ हम 3 दिन तक लेते हैं, 3 दिन तक लेंगे, ठीक है, फर्स्ट एड 3 दिन तक लेंगे एडल्ट पेशेंट में, और बेबी में ओनली 1 डे, ठीक है, 1 डे तक हम वो देखेंगे। 1 दिन तक अगर रिलीफ नहीं मिलता है तो हम आगे की सोचेंगे, किसी डॉक्टर को दिखवाएंगे या कुछ भी करेंगे, ठीक है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है दोस्तों। और इसमें एडल्ट पेशेंट के बारे में हम 3 दिन तक ये एसिटामिनोफेन या आइबुप्रोफेन 3 दिन तक देंगे। 3 दिन के बाद अगर कोई रिस्पांस नहीं मिलता है इस मेडिसिन से तो हम इन कंप्लेंट बाई फीवर, हेडेक, स्टिफनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और अदर अनयूजुअली साइन और सिम्टम्स, तो हमें ये सारे सिम्टम्स दिखाई देंगे। सांस का कम होना, सर दर्द ज़्यादा होना, हेडेक होना, ऐसे साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो इसके लिए हम कोई कंसल्टेंट से डिस्कस करेंगे, अपने आप में फर्स्ट एड नहीं देंगे, ठीक है दोस्तों, वरना लेने के देने मच जाएंगे। तो आज यहीं तक। चलो आपको लो ब्लड शुगर भी बता देते हैं, ठीक है दोस्तों। लो ब्लड शुगर के बारे में आगे आता है लो ब्लड शुगर, ऑल्सो नोन एज हाइपोग्लाइसीमिया। लो ब्लड शुगर को हाइपोग्लाइसीमिया के नाम से भी जाना जाता है। कॉमन मेडिकल इमरजेंसी एसोसिएटेड विद ओवरडोज ऑफ इंसुलिन इंटेक और इनएडिक्वेट कैलोरिक इंटेक, ठीक है। लो ब्लड शुगर ज़्यादातर कॉमन मेडिकल इमरजेंसी है एसोसिएट विद ओवरडोज ऑफ इंसुलिन, मुँह के द्वारा या कोई मेडिकेशन हम
इंसुलिन की दे देते हैं या पेशेंट ले लेता है। किसी पेशेंट को हाई ब्लड शुगर है, उसका इंसुलिन चल रहा है, तो कभी कभार वो उस इंसुलिन की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है। ठीक है, यह नहीं है, यह हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन कम स्रावित हो रहा हो, उस वजह से भी हाइपोग्लाइसीमिया में पेशेंट जा सकता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं इसके? इरिटेबिलिटी, कन्फ्यूजन, ट्रेमोर्स, ब्लरिंग ऑफ विजन, कोमा, सीजर्स, टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, कोल्ड एंड क्लेमी स्किन, ठीक है, और डायफोरेसिस, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं। इरिटेबिलिटी यानी वो चिड़चिड़ा दिखाई देगा। कन्फ्यूजन वाली बात करेगा, ठीक है, वो अपना ठीक से नाम नहीं बता पाएगा या कुछ रिप्लाई नहीं देगा, कन्फ्यूजन वाली बात करेगा। ठीक है, ट्रेमोर्स, ब्लरिंग ऑफ विजन, उसको दिखाई यानी कि धुंधला दिखाई देने लग जाएगा। कोमा में भी जा सकता है हाइपोग्लाइसीमिया वाला पेशेंट, उसको सीजर्स यानी झटके आ सकते हैं, उसका टेकिकार्डिया हो सकता है, उसकी हार्ट रेट ज़्यादा आती है, धड़कन ज़्यादा आ जाने लगती है, हाइपोटेंशन, बीपी लॉस हो सकता है, ठंड लग सकती है, उसकी स्किन क्लेमी जैसी हो सकती है। ठीक है, ये सारे लो ब्लड शुगर के साइन एंड सिम्टम हैं। ठीक है दोस्तों, साइन एंड सिम्टम। फर्स्ट एड फॉर लो ब्लड शुगर, तो इसके लिए फर्स्ट एड में क्या करेंगे? इफ़ पेशेंट इन कॉन्शियस, अगर पेशेंट कॉन्शियस है, ऐसा जिसको कि हाइपोग्लाइसीमिया है, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हाइपोग्लाइसीमिया होता क्या है। हाइपोग्लाइसीमिया के साइन एंड सिम्टम्स हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो साइन एंड सिम्टम्स तो तुरंत दिख जाएंगे हमें, ये नहीं है साइन एंड सिम्टम्स हमें पूरे दिख रहे हैं और हम ब्लड ग्लूकोमीटर लेने जा रहे हैं कि हमें ग्लूको मतलब चेक करना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। हालांकि अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो और वो बैकी बात कर रहा है, उसके कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो आपको शुगर चेक कर लेना चाहिए। शुगर की नॉर्मल रेंज क्या होती है वो हमें पता होना चाहिए। तो शुगर, अगर पेशेंट ने खाना खाया हुआ है तो शुगर 140, 160 से अबव और 200 से कम होना चाहिए। अगर पेशेंट भूखे पेट है, खाली पेट है, उसने नाश्ता वास्ता भी नहीं किया है, तो यानी कि फास्टिंग वाला ब्लड शुगर है, वो 70 से अप और 100 से डाउन होना चाहिए। ये इसकी नॉर्मल रेंज मानी जाती है मेडिकल बुकों के आधार पर। ठीक है, इफ पेशेंट इज कॉन्शियस, अगर हमारा पेशेंट कॉन्शियस है और उसका ब्लड शुगर लेवल कम आ रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया की रेंज पर है, तो गिव पेशेंट को रेस्योरेंस, गिव फ्लूइड कंटेनिंग एडिशनल शुगर, यानी कि उसको फर्स्ट अपन क्या देंगे कि ऐसा फ्लूइड देंगे जिसमें कि शुगर की मात्रा हो। ठीक है, जैसे चीनी का घोल पिला दिया, ठीक है, सच एज टी, चाय दे दी, ठीक है, 4 से 6 कप्स ऑफ फ्रूट्स जूस दे दिए, 5 से 6 कैंडीड्स, ठीक है, 5 से 6 पैकेट वो पिला दिए, जूस पिला दिए। ये सब भी आप जूस दे सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीनी दे सकते हो, चीनी का पानी पिला सकते हो, इससे कि आपका पेशेंट रिकवर हो सकता है। इफ़ पेशेंट इज अनकॉन्शियस, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, ठीक है, प्लेस ग्लूकोज पाउडर अंडर टंग, ठीक है,
पेशेंट अगर अनकॉन्शियस है तो सबसे पहले क्या करेंगे, शुगर का पाउडर हम जीभ के अंदर रख देंगे ताकि उसका शुगर लेवल रिकवर हो सके। रेफर द पेशेंट इमीडिएटली टू नियरेस्ट पीएचसी और हॉस्पिटल। और पेशेंट को इमीडिएट हमें किसी पीएचसी सेंटर पर या नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। ठीक है, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है तो ये फर्स्ट एड की बातें हो रही हैं। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट एड की बातें हो रही हैं। नोट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफरेंशिएट वेदर पेशेंट हैज़ हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया। इट मेडिकली एडवाइजेबल टू ट्रीट पेशेंट इनिशियली एज ए केस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, ये इसका नोट है। ऐसे पेशेंट को इनिशियली एज टू कॉज ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, इनिशियली इनका कारण जान लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने आज 2 टॉपिक पढ़ा दिए। हमने आपको 2 टॉपिकों के बारे में बता दिया, हाई फीवर के बारे में और हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक आएगा फर्स्ट एड फॉर कट्स एंड वॉन्ड्स, इसको हम आगे पढ़ाएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आशा करता हूँ आपको मेरे ये दोनों टॉपिक आपको समझ आ गए होंगे। अगर किसी गलती से कोई पॉइंट छूट गया है, आप किसी को समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं किसी चीज़ के बारे में। और आशा करता हूँ आपने हमारे ब्रिज एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं या आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो हमारे ब्रिज एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसको देख सको, ताकि हमारी इसी टाइप की एजुकेशनल वीडियोस हो, आपको कुछ हेल्प मिल सके कंपटीशन में, या आपकी थोड़ी बहुत नॉलेज बढ़े कि आप अगर आपके घर में या ऐसी इमरजेंसी आए तो फर्स्ट एड के रूप में आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस सब के बारे में आप समझ सको। तो थैंक यू आज के लिए। कल के लिए हम लाएंगे नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे फर्स्ट एड फॉर कट एंड वॉन्ड्स, यानी कि हाथ कट जाए, पैर कट जाए अचानक घर में चाकू से या किसी से, या वॉन्ड्स हो जाए, आपको कोई फोड़ा फुंसी हो जाए, तो आप फर्स्ट एड में क्या कर सकते हो, इस सब के बारे में हम बताएंगे। तो आज तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।